अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर पार्ट सेकंड, लेक्चर सेकंड हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और उसमें हमने जुडिशल रिव्यू भी हमने पढ़ा, और हमने जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन पढ़ा और रिट जुरिडिक्शन। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जुरिडिक्शन जब आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन रिट जुरिडिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, और हमने जुडिशल रिव्यू भी कवर किया लास्ट लेक्चर में। क्लियर? तो एक फटाफट रिवाइज मारते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। कि सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा, ये एक एपेक्स कोर्ट है, और फिर हाई कोर्ट हमें स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, और बाकी लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी हमारे पास होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जनवरी 28 1950 को ये इनाग्रेट किया गया, और करंट स्ट्रेंथ है 32 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जजेस की है, और मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 34 रखी गई है। क्लियर? और ये जो 32 रखा गया करंट, ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है, इसलिए आप ज़्यादातर मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है वो आप याद रखना। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, दैट वाज एच जे कानिया, जिसको हम जस्टिस हीरा लाल जकी सुंदास कानिया भी कहते हैं। क्लियर? ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि फर्स्ट वुमन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज फातिमा बीवी। क्लियर? फिर हमने देखा जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज एन वी सॉरी जस्टिस एन वी रामाना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमने क्या देखा? उसमें हमने प्रेसिडेंट देखा अपॉइंट करता है, रेस्ट ऑफ द जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उस टाइम वो कंसल्ट करता है रेस्ट ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं। क्लियर? फिर हमने क्वालिफिकेशन देख ली। क्लियर? उसके बाद हमने ओथ देखा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिजाइड करता है, सैलरीज वगैरह जो भी है इन जजेस की वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। टेन्योर हमने देखा, अनटिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अटेंड्स होल्ड्स द ऑफिस अनटिल ही अटेंड्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। क्लियर? इससे पहले भी इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमने प्रोसेस देखी कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता है, लेकिन वो ऑर्डर किसकी बिना पे निकालता है? कि जब पार्लियामेंट ने इस एक्शन को सपोर्ट किया होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ग्राउंड्स क्या होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए? दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद हमने देखा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेंट हो, एब्सेंट हो, या वो इस पोजीशन में ना हो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। फिर हमने देखा एडहॉक जजेस जो होते हैं, एडहॉक जजेस क्या होते हैं? कोरम मेंटेन करने के लिए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडहॉक जज अपॉइंट करता है किसी हाई कोर्ट के जज को, उसके लिए वो कंसर्नड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करता है। फिर हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखा, फिर रिट जुरिडिक्शन पढ़ा हमने, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में जुडिशल रिव्यू भी पढ़ा था। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जुडिशल एक्टिविज्म। देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म सिंपली होता है जब जुडिशरी एक्टिव हो और वो कंपेल करे, या जो ऑर्गन्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द, देखिए हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है ना? एक तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमारे पास होता है। जुडिशरी जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दो ऑर्गन्स को क्या करेगी कि इनको कंपेल करेगी, एक रोल प्ले करेगी ताकि ये अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से डिस्चार्ज करे। यानी जुडिशल एक्टिविज्म हम ये भी कहते हैं जब जुडिशरी का कोई एक्टिव रोल हो, किस में? ताकि जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म अच्छे से कर सके। इसमें आप ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें आप यही याद रखना कि ये डेवलप हुआ है यूएसए से, और इसको हम जुडिशल डायनामिज्म भी कहते हैं। अब है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, PIL जो है ये भी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यूएसए से। अब दोस्तों ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये यूएसए से ओरिजिनेट हुआ है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेंगे। हाँ, मैंने PIL की बात की, ठीक है ना? एक कंसेप्ट था कि अगर कि इंडिविजुअल ए का राइट वायलेट होगा, बात मेरी समझना, फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल ए का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। क्लियर?
तो अपने इस राइट को, इस फंडामेंटल राइट को रेस्टोर करने के लिए पर्सन ए कहाँ जाएगा? या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या जाएगा हाई कोर्ट। क्लियर? या हम कहेंगे पर्सन ए बी सी का राइट वायलेट हो गया, इन तीनों का, इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। और फिर ये जो कोर्ट्स है ये अपने रिट्स इशू कर सकते हैं और इन तीन बंदों के राइट्स को रेस्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा है। लेकिन पीआईएल क्या होता है? पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट जहाँ पे है उसके बेस पे आप दरख्वास्त करते हो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि भाई इस ग्रुप का राइट वायलेट हुआ है, इनको आप रेस्टोर करो। फॉर इंस्टेंस ए बी सी इन तीन बंदों का, या डी, यानी इन चार बंदों का कोई राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। अब ये चार बंदे जो है ये बेचारे गरीब है, because of poverty, because of the lack of education, because of the lack of legal knowledge, तो इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव करते अपने इस राइट को, जो इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसको रेस्टोर करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ से आप उठे, पर्सन ई उठा यहाँ से, ये एक एक्टिविस्ट है, इसने कहा अगर इन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर इनके पास नॉलेज नहीं है, अगर ये पुअर है, अगर इनके पास लीगल नॉलेज नहीं है, तो ये ई पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ए बी सी डी पीआईएल डाल सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि बाय ए बी सी डी का राइट वायलेट हो गया है, कि इनके इस फंडामेंटल राइट को आप रेस्टोर करो। मतलब on the behalf of any community whose right has been violated, you can directly file the PIL in the courts so that their right can be protected, their right can be restored। तो यही PIL का मकसद है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब अब क्या निकला? पब्लिक इंटरेस्ट यही है कि जो लिटिगेशन, जो लीगल एक्शन आप लोगे पब्लिक के इंटरेस्ट के बिहाफ पे, उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जब आप कोर्ट्स में फाइल करोगे कि भाई इस कम्युनिटी का या उस कम्युनिटी का, फलाना कम्युनिटी का, फिस्ताना कम्युनिटी का, डिमकाना कम्युनिटी का कोई राइट वायलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, अगर आप एक एक्टिविस्ट हो, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भले ही आप एक्टिविस्ट हो या ना हो, आप अगर एक कॉमन मैन भी हो, आपको लगा कि किसी कम्युनिटी का या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और उन बेचारों के पास नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो अबाउट द लीगल प्रोसेस, आप सिंपली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में, ताकि उनका राइट जो है वो रेस्टोर हो जाए, वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि हमारे जो राइटर्स है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मकसद यही है कि लोगों के पास एक नॉर्मल प्रोसेस से ये कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं जहाँ पे इनको लगेगा इनके राइट्स वायलेट हुए हैं। क्लियर? तो आप फटाफट एक रिवीजन मारते हैं इस टेक्स्ट को और इसमें हम देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकलेगा। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल जो है ये ऑरिजिनेट हुआ है यूएसए से, ये याद रखना। और पीआईएल जो है ये प्रोडक्ट है जुडिशल एक्टिविज्म का। जब जुडिशरी एक्टिव होगी तभी जाके ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे डिवाइसेस जुडिशरी हम कहेंगे कि ओरिजिनेट कर सकते हैं या इनको इनकरेज कर सकते हैं। और जस्टिस पीएन भगवती जो था या जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर जो है, इन्होंने इस पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया, या दे आर नोन एज द पॉइनर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं कि आपने सोसाइटी के हक में ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, आपको लगा कहीं पे राइट्स की वायलेशन होती है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, आप वहाँ पे पीआईएल फाइल कर सकते हो कोर्ट्स में। इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, इसको क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, यानी किसी क्लास, किसी कम्युनिटी में आपने देखा उनके राइट्स भी, उन बेचारों के राइट्स वायलेट होते हैं, आप गए और आपने उनके बिहाफ पे
PIL दायर किया और जहाँ पे आपने उस PIL में सिंपली आपने लिखा कि बाय बाय ये चीज़ें हुई है इस कम्युनिटी के साथ, ये चीज़ें हो रही है, इनका फलाना राइट वायलेट हुआ है, इनका ये हुआ है, इनका वो हुआ है, ये पार्टी इन्वॉल्व है, फिर कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। क्लियर? मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा डिवाइस रखा है जुडिशरी ने, ताकि जो आम जनता है, आम लोग हैं, ये एक नॉर्मल फॉर्मेट पे भी पब्लिक PIL दायर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी लगा कि आपकी सोसाइटी में कहीं पे वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट की, आप सिंपली एक PIL दायर कर सकते हो। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस होती है और ये आप कोर्ट्स में दायर कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, फिर इस पे डिसीजन खुद लिया जाएगा। अब अलमिया यहाँ पे हमारे इंडिया में ये है कि जितना हम कहेंगे कि जितनी तादाद कोर्ट्स की होनी चाहिए या जुडिशरी में जितने हमारे पास जजेस होने चाहिए, तो वो कम है एज़ पर द रेशो ऑफ द पॉपुलेशन या एज़ पर द रेशो ऑफ द केसेस। इसलिए इन PILों के भंडार लगे होते हैं कोर्ट्स में, ठीक है ना। तो वो खैर वो अलग एक मसला है, हमें यहाँ पे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझना है। वो जो मैंने आपको यही कहा कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक यू कैन फाइल ए लिटिगेशन इन कोर्ट्स। क्लियर? जिसको हम PIL कहते हैं। The introduction of PIL in India was facilitated by the relaxation of the traditional rule locus standi। अब ये locus standi दोस्तों, आप ऐसे कुछ वर्ड्स देखोगे जैसे null and void, locus standi, इसी तरीके से अल्ट्रा वायरस। तो ये कुछ ऐसे हम कहेंगे लीगल टर्मिनोलॉजीज़ है। लोकस स्टैंडी आप याद रखना ये कि एक ओल्ड एज ट्रेडिशन था कि अगर पर्सन A का राइट वायलेट होगा, पर्सन A ही जाएगा कहाँ पे, कोर्ट्स में। इसके बदले B का कोई रोल नहीं है, B का कोई रोल नहीं है अगर A का राइट वायलेट होगा। अब ये चीज़ ख़त्म हुई है। अगर आपने देखा कि कहीं पे किसी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, उनके राइट्स की वायलेशन होती है, उनके बदले आप PIL फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली दैट पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड अलोन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द रेमेडीज, ठीक है ना। लेकिन PIL ने क्या किया, PIL इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस ट्रेडिशनल रूल कि आप ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिटी जा सकते हो, PIL फाइल कर सकते हो। अंडर द PIL एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविस्ट होगा मूव कर सकता है कोर्ट को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन का अगर राइट वायलेट हुआ है, उसके बदले आप जाओगे और PIL फाइल करोगे, या ग्रुप ऑफ पर्सन या कम्युनिटी जो बेचारे पुअर्टी की वजह से या सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उनके बिहाफ पे PIL फाइल कर सकते हो। इन ए PIL एनी मेंबर ऑफ पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ अदर पर्सन्स एंड रिड्रेसल ऑफ कॉमन ग्रीवांसेस। क्लियर? अब यहाँ पे हम दोस्तों कुछ MCQs करते हैं। देखिए, A person appointed as a judge of Supreme Court before entering upon office has to make and subscribe an oath or affirmation before। पॉज कीजिए इस वीडियो को और आंसर दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सिंपली क्वेश्चन ये है कि ओथ एंड अफर्मेशन कौन एडमिनिस्टर करता है। तो सिंपली है दोस्तों, इसका आंसर है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। ऑब्वियसली जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट या कोई पर्सन जो उसने अपॉइंट किया होगा। तो आंसर आएगा इसका सेकंड वन। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट और सम एनी अदर पर्सन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस हैज़ टू मेक सब्सक्राइब ऑफ एन ओथ affirmation before president or some other person appointed by him, hence option 2 is correct। देखिए दोस्तों, मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों पढ़ता हूँ, क्लियर, ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, तो टेक्स्ट पढ़ने के टाइम चीज़ें आपके जहन में भी रहती है और अच्छे से आप समझ पाते हो। दूसरी बात कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर निकलेगा तो इसलिए। अब ऐसी भी मैंने कुछ स्टूडेंट देखे, जब भी मैं ये एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ या ऑब्जेक्टिव कोई या किसी MCQ पे डिस्कशन करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर आप थोड़ा स्लो चल रहे हो। अरे वाई लोगो, यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, नॉट ओनली इंजीनियरिंग बल्कि उस बैकग्राउंड से जिनका ये सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, कोई भी 30 मार्क खान नहीं होता है, हर एक बंदा पहले ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है।
थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे हर एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर किसी बंदे ने लक्ष्मीकांत को या डीडी बासु को 6 बार भी 7 बार भी रिवाइज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमें उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है जिन बेचारों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर मी द कंप्यूटर इज़ ए न्यू सब्जेक्ट। मुझे तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बगैर तो आई थिंक मुझे उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो है ही नहीं। सेम इज़ द केस विद दोज पर्सन जिनका ये पॉलिटी और ह्यूमनिटीज़ जिनका सब्जेक्ट है ही नहीं। इसलिए हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो बच्चे यहाँ पे 30 मार्क खाने, दे डोंट नीड टू वॉच माई लेक्चर्स ईदर। दे उनको बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही रहेगा कि वो लक्ष्मीकांत सुबह उठाए और शाम को उसको रिवाइज दे दे। बात ख़त्म ये है, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, बीइंग ए मेंबर्स ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी, हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? इसलिए जब भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, ओब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं और उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स से ना आपको ही फ़ायदा है। क्लियर? आपको ही फ़ायदा मिलेगा अगर एक्स्ट्रा पॉइंट कभी निकलेगा। ऊपर से ये JKSSB का एग्ज़ाम है, ये तो फैक्ट्स पूछते ही पूछते हैं। अगर मैंने आपको पहले लेक्चर से ही कहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपको पहले लेक्चर से ही कहा है कि हमेशा इस एग्ज़ाम के लिए दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ से भी आपको लगेगा फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, कर लो। चाहे टेस्ट सीरीज से कर लो, मेरे लेक्चर से कर लो, कहीं और से कर लो, बस कलेक्ट कर लो। क्योंकि फिर एग्ज़ाम में जब आप मेहनत करके जाते हो ना, या जब वहाँ पे आपको आपने फॉर इंस्टेंस कोई टॉपिक लाइटली लिया होगा, फिर अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए, इसलिए यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको अगर रिजग्नेशन देना होगा तो किसको देगा? तो भाई लोगों, सिंपल बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है ना? तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट। देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं, इनको बराए मेहरबानी दोस्तों इनको याद कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि घर वाले किसी के भी हो, जो आपके घर वाले होंगे, आपके माँ बाप के या आपके चाहने वाले हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन यू। इसलिए खुद के साथ कभी चीट नहीं करना। अगर आप टाइम दे रहे हो किसी चीज़ पे, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ लो, ठीक है ना? हिस्ट्री INM पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ लो, इकॉनमी पढ़ रहे हो तो दिल से पढ़ लो। इसलिए ये जो आर्टिकल्स है ना, यहाँ पे देखिए एक्टिंग जज, ये मैंने इंपॉर्टेंट देखिए वहाँ पे एक बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने एक बार देखा है, इसलिए मैंने ये लाया है। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये मैंने एक बार आर्टिकल देखा है, इसलिए ये मैंने 5 आर्टिकल लाए हैं। 1-2 रीजन इसको मारना, ये क्लिक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, वहाँ पे जाके जब आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे जाके आपको जो वहाँ पे इन्वेजिलेटर होगा, आपको उसको ज़बानी चीज़ें नहीं सुनानी है, बल्कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। जब आपने इन आर्टिकल्स को एक रैंडम रीजन 1-2 बार दिया होगा, तो वो क्लिक कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना? इसलिए टेंशन मत आप ले लो कि पढ़ के क्या मुझे याद आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ के जाओ, देखो, फिर डेस्टिनी का भी अपना रोल होता है, वो फिर अच्छा ही करेगी आपके लिए। चलिए, उसके बाद है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू। अब इस वीडियो को पॉज कर लो और आंसर दे दो, क्योंकि इसके ऑप्शंस बड़े हैं, आप ये खुद पढ़ लो, क्योंकि वरना टाइम हम कम ऑब्जेक्टिव्स फिर कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेटस। तो ये है इसका आंसर, दैट इज़ फर्स्ट वन। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। दैट इज़ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक तो ये कहता है हमें कि सेम पर्सन को हम गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं 2 या 2 स्टेटस से ज़्यादा, और ये रिलेट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटस से, ठीक है ना? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस। क्लियर? तो इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे मैंने और कुछ अमेंडमेंट्स लिए हैं जो जुडिशरी के रिलेटेड है। 5th है रेज रिटायरमेंट एज 60 to 62 हाई कोर्ट जजेस की।
तो ये आप पढ़ लेना जब आपको ये नोट्स मिलेंगे। चलिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी हमने एक रिवाइज मारा, हीरा लाल जे कानिया, एच जे कानिया जिसको हम कहते हैं, टू। हीरा लाल जकी सुंदास कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही वाज द चीफ जस्टिस, ये टाइम डेट है इसका। ही रीड्स द ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट ने इसका ओथ जो है एडमिनिस्टर किया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? मंडा कोलाथोर पतंजलि शास्त्री वाज द सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम MP शास्त्री भी कहते हैं। क्लियर? और जस्टिस मेहरचंद महाजन जो है, ही वाज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर सुधीर रंजन दास जो है, SR दास जिसको हम कहते हैं, फिफ्थ। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखना दोस्तों। और करंट हमारा है NV रामन्ना। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग। तो इसका आंसर है सेकंड वन, सॉरी, दैट इज 28 जनवरी 1950। ये तो पहले ही हमने पढ़ा। आंसर है इसका 28 जनवरी 1950। की पॉइंट सही है। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इट इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ये आपने INM में पढ़ा होगा। हीरा लाल जकुंदास यानी एच जे कानिया जो है, वॉज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑन 28 जनवरी 1950, 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट कब हमने किया? 2 दिन के बाद, 28 जनवरी 1950 को। ये तो पता है हमें, ठीक, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, दैट इज़ कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ उस टाइम इंडिया क्या था? एक था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ना ही सोशलिस्ट था, ना ही सेक्युलर था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये दो वर्ड्स, या सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी प्रीएम्बल में कब ऐड किए और किस अमेंडमेंट से ऐड किए, वो आप कमेंट सेक्शन में लगा लो फटाफट, क्योंकि ऐसी ही फिर चीज़ें रिकैप होती है। अब है दोस्तों हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट्स हमने पढ़े, हाई कोर्ट्स हमें पढ़ने हैं। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि अपेक्स लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है। हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट अपेक्स लेवल पे, टॉप लेवल पे, और देन वी हैव हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स। क्लियर? तो ये हाई कोर्ट्स हम फटाफट पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट जो है ऑरिजिनेट हुआ 1862 में, और जब हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सेटअप किए गए थे, और फोर्थ हाई कोर्ट इलाहाबाद में सेटअप किया गया था। ठीक है ना? ये आप याद रखना, क्योंकि ये आ सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब सेटअप किया गया था, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एपिसोड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देखिए, यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, जिसका अपना एक ज्यूरिडिक्शन होगा, दैट इज़ स्टेट का ज्यूरिडिक्शन होगा। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया, उसने पार्लियामेंट को कहा कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। क्लियर? यानी 2 या 3 स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है, या यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, या एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्लियर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये किसने कहा है? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, या 2 और मोर स्टेट्स और एंड यूनियन टेरिटरी। यानी एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, 2 UTs के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये किसने कहा? ये हमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये डिस्क्रिप्शन दी। तो दोस्तों एट प्रेजेंट जो है वो हमारे पास है 25 हाई कोर्ट्स। क्लियर? जिसमें थ्री हाई कोर्ट्स जिनका ज्यूरिडिक्शन है मोर देन 1 स्टेट पे। ठीक? और दिल्ली अलोन हैज़ ए सेपरेट हाई कोर्ट। क्लियर?
याद रखना यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे ना तो यूटीज़ में क्या है, यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली वो यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। बाकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो दो यूटीज़ है इनका सेम ही हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? द अदर यूटीज़ फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ, देखिए अब किस हाई कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन होगा, किस यूटी में होगा, किस स्टेट के लिए होगा, कॉमन हाई कोर्ट कौन कौन होगा, तो इसके लिए जो डिसाइड करने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर है, दैट इज़ ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। क्लियर? और हमने यूटीज़ में क्या देखा कि दिल्ली जो है ये ओनली यूटी है इंडिया में जिसको अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। क्लियर? दिल्ली अलोन हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट। ठीक? और जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और यूटी ऑफ लद्दाख है इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जुरिडिक्शन ये हाई कोर्ट का चाहे ऐड करना जुरिडिक्शन या एक्सक्लूड करना किसी स्टेट को, किसी यूटी को किसी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से, तो ये सारा जो है इट रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड the jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory. Clear? चलिए कि पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो एक्सटेंड कर सकती है जुरिडिक्शन किसी भी हाई कोर्ट की किसी भी यूटी के लिए और एक्सक्लूड भी कर सकती है किसी यूटी को किसी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से। ये पार्लियामेंट के हाथ में है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझने, देखिए कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट क्या होती है जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। देखिए हर एक हाई कोर्ट जो होता है, चाहे वो कॉमन हाई कोर्ट है एक दो स्टेट्स के लिए या यूटीज़ के लिए, या किसी स्टेट में एक ही हाई कोर्ट है या यूटी में, वहाँ पे एक तो चीफ जस्टिस होता है और रेस्ट जो होता है बाकी जजेस होते हैं जो उनको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है और अपॉइंट भी उन्हीं को करता है। क्लियर? यानी एवरी हाई कोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव या कॉमन हाई कोर्ट हो कोई, वहाँ पे हमें एक तो चीफ जस्टिस मिलता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी जस्टिस जो है बाकी जजेस जो होते हैं जिनको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। Thus the constitution does not specify the strength of high court and leaves it to the discretion of the president। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइलेंट है इस चीज़ पे, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये नहीं कहा है कि कितने जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट में, बल्कि ये सारा जो है ये डिपेंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कि वो डिसाइड कर सकता है कि कितने जजेस एक हाई कोर्ट में होने चाहिए। क्लियर? और प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है। और जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसके लिए वो कंसल्टेशन लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यानी द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इस केस में वो कंसल्ट करता है जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और उस गवर्नर को जो गवर्नर उस स्टेट में होता है जिस स्टेट का ये हाई कोर्ट होता है। यानी एक गवर्नर ऑफ स्टेट को जो कंसर्नड स्टेट होगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्नड हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। और जो रेस्ट ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जब उनको अपॉइंट किया जाता है उस वक्त प्रेसिडेंट जो है ही कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्नड हाई कोर्ट। अगर कॉमन हाई कोर्ट होगा कहीं पे तो उस वक्त क्या होगा, जो कंसर्नड स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं उनको कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट जब वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तो अब हमने यहाँ पे याद क्या रखा? हमने रखा याद कि जजेस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इसके लिए वो कंसल्ट करता है कंसर्नड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है इसको अपॉइंट करता है, इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
इसके लिए वो कंसल्टेशन लेता है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और कंसर्नड गवर्नर की। अब अगर कॉमन हाई कोर्ट हो एक दो स्टेट्स का, तो इस केस में क्या होगा कि उस कंसर्नड स्टेट के जो गवर्नर्स होंगे उनको भी कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन एक जज ऑफ हाई कोर्ट की यह है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसने जुडिशल ऑफिस को, ही शुड हैव हेल्ड ए जुडिशल ऑफिस, इसने जुडिशल ऑफिस की इसके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या और है ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स। क्लियर? फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। Moreover, unlike in the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for the अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, मैंने जब आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे डिफरेंट क्वालिफिकेशन बताई थी। फिर एक क्वालिफिकेशन ये भी आई थी कि और अगर कुछ भी नहीं है, फिर अगर इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट एक पर्सन जो है ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, अल्टीमेट जूरिस्ट है, जिसके पास जुडिशल नॉलेज है, जुडिशरी की नॉलेज है, उसको भी एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के केस में हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि यहाँ पे अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा भी, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के बेसिस पे किसी को जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में लिया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ या तो उसने जुडिशल ऑफिस एंजॉय किया, जुडिशल ऑफिस की उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए 10 साल की, या वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। क्लियर? यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि मिनिमम एज, यहाँ पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा कि मिनिमम एज मेंशन नहीं है कि कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, सेम यहाँ पे भी है कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन और हमने ये देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमने एक क्वालिफिकेशन ये भी देखी कि अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, ही कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट मोर ओवर, अनलाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है अपॉइंटमेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ओथ जो है ये कौन एडमिनिस्टर करता है? ओथ जो है हाई कोर्ट के जजेस का दोस्तों, ये प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर नहीं करता है, बल्कि ये गवर्नर करता है। जो कंसर्नड गवर्नर होगा वो एडमिनिस्टर करता है। क्लियर? A person appointed as judge of high court before entering upon his office has to make a subscribed oath and affirmation before the governor। तो गवर्नर ओथ एडमिनिस्टर करता है। टेन्योर क्या है? टेन्योर यहाँ पे 62 ईयर्स, आप याद रखना। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था 65, until the judge of the Supreme Court attains the age of the 65 he holds the office। और हाई कोर्ट में केस में until he attains the age of 62। और इनको रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को, अगर पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन की, वही स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है ना? और ट्रांसफर वगैरह जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सॉरी रिजिग्नेशन भी अगर देना होगा हाई कोर्ट के जज को, तो वो प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लेटर देगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन की है। रिमूवल वही है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा। ठीक? और ग्राउंड्स आपको याद रखने, किन ग्राउंड्स पे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को रिमूव कर सकते हैं। एक तो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफर ऑफ जजेज जो है ये कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है हाई कोर्ट के जजेस का? ये करता है गवर्नर। क्लियर? ये बात याद रखना, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है। अब रिट ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको क्लियरली अच्छे से समझाया है कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो अंडर आर्टिकल 226 आता है और सुप्रीम कोर्ट का आता है अंडर आर्टिकल 32। और मैंने अच्छे से आपको समझाया कि रिट ज्यूरिडिक्शन लास्ट लेक्चर में जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा कि जो हाई कोर्ट है इसका रिट ज्यूरिडिक्शन वाइडर है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट
रिट्स इशू कर सकता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और बाकी राइट्स के लिए भी। तो वो सारी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब जे.एंड.के हाई कोर्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, और लद्दाख यूटी है, वी हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। ठीक, और इस्टेब्लिश कब किया गया? 26 मार्च 1928 को महाराजा अब जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है ना। यूजुअली यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है जजेस की, 4 एडिशनल जजेस होंगे। सिंस 4 जनवरी 2021 से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक, तो पंकज मित्तल जो है हमारा, तो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। क्लियर। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अभी जो हमारा चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, दैट इज पंकज मित्तल है। क्लियर। लाला कंवर सैन जो है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट। और लाला बोधराज सवान ने जो है, और खान साहिब, आगा सैयद हुसैन वायर, पुसने जजेस। पुसने जजेस क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनरी या जूनियर जजेस जिनको हम कहते हैं। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि हु वाज द फर्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन सुनना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी, हु वाज द फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हु टुक ओथ ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो कि वो कौन जज था, पहला जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, जिसने ओथ लिया ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। पहली बात ये। एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यूटी? जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी तो पहली जो चीफ जस्टिस हमारी थी वो कौन थी? एक बात ये, यानी यूटी की जो जब यूटी बनी जे.एंड.के, तो इसका जो हमारा हाई कोर्ट है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहली बात ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट जज कौन था जिसने ओथ लिया ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जज था? ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। अगर पता नहीं है तो सर्च कर लो, एटलीस्ट ये फैक्ट्स आपको सर्च करके ही पता लगे तो वो आपके लिए सही होगा। लेकिन कुछ भी करके इन क्वेश्चन 2 का आंसर दे दो। अब यहाँ पे हम थोड़े MCQs करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर है सिंपली कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है ना, 3। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो इनको अच्छे से आप पढ़ना। उसके बाद है हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर है। ठीक, तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये भी पढ़ना। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एक्सटेंड्स टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो आंसर इसका केरला का जो हाई कोर्ट है, इसका ज्यूरिडिक्शन है यूटी ऑफ लक्षद्वीप के साथ। ठीक, केरला हाई कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन ओवर लक्षद्वीप। Then we have High Court has the jurisdiction under Article 226 for the enforcement of 32 में होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए FR, और यहाँ पे होता है 226 फॉर फंडामेंटल राइट्स। 1000 बार मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया है। तो आंसर है 3 इसका। द हाई कोर्ट हैज द jurisdiction under Article 226 for the enforcement of fundamental rights। तो आंसर है 3। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। द इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, जो इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 4th। ठीक, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप पढ़ना अच्छे से। लद्दाख इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? लद्दाख जो है यूटी, ये किस ज्यूरिडिक्शन में आती है? ये आती है दोस्तों उत्तराखंड नहीं, फिर दिल्ली नहीं, हिमाचल, ये तो जे.एंड.के के तहत आती है। क्लियर। तो आंसर है इसका 2। करेक्ट आंसर है जुम्मे। और कैपिटल ऑफ लद्दाख जो है ना, वो लेह और कारगिल दोनों यहाँ के कैपिटल है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है
कहाँ के, लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखेंगे, लेह एंड कारगिल है, दोनों इसके कैपिटल है। क्लियर। तो देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूटी, नैमली यहाँ पे ना लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, एक लेह और कारगिल, दोनों इसके कैपिटल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और इन नोट्स को जब भी आपको ऐप पे मिलेंगे ना, तो इनको मेहरबानी करके रिवाइज अच्छे से करना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।